क्या लगता है मनीष कश्यप 10-15 साल से पहले बाहर आएंगे? देखिए, ये कहना अतिशयोक्ति होगी और जल्दीबाजी होगी कि तमाम धाराओं में मनीष कश्यप के साथ क्या क्या हो सकता है, और अगर जल्दी से जल्दी उनके वकील अपने पक्ष को सही साबित कर लें तो कितनी जल्दी बाहर आ सकते हैं? देखिए, ये गैर जमानती सेक्शन में वो जेल गए और हैं। अगर मनीष कश्यप यहाँ से बेदाग निकलते हैं, न्यायालय के कार्रवाई में वो बेदाग बच जाते हैं, तो जो लोग उन पर कार्रवाई किए हैं उन पर वो कार्रवाई कर सकते हैं मानहानि का? हाँ, निश्चित तौर पे अगर जैसा कि मुझे भी जानकारी मिल रही है कि मनीष कश्यप पे पहले से भी बहुत सारा मुकदमा पहले से पेंडिंग था, तो उस जिसमें उपस्थिति उनकी वांछित थी, अगर वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं, कश्यप की जिंदगी को अब ये देखना है कि उन पे जो प्राथमिकी दर्ज की गई है वो किन धाराओं में है। तो हमारे भारतीय संविधान में चौथा स्तंभ माना गया है मीडिया कर्मी को, तो उसे इस तरह दबाने की कोशिश राज्य सरकार कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए तो नहीं कर रही है? नहीं, देखिए, यहाँ एक सबसे प्रबल सवाल ये आया कि हु इज द पत्रकार, पत्रकार है कौन? आपको भी डर लगता है कि कहीं ज्यादा बोलेंगे तो हमरो ऊपर नहीं कहीं नहीं, कुछ- ज्यादा बोलने की बात नहीं है। हम आम जनता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी तक तो जो भी काम किए हैं अच्छे काम किए हैं, हमारी जहाँ तक जानकारी में है, और बराबर उनका न्यूज़ जो हम लोग देखते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, ये है खबर 247 और धमाल इंडिया न्यूज। फिलहाल बिहार की सबसे बड़ी सरगर्मी पर जो आगे चर्चाओं का दौर गर्म होने वाला है, अदालती कार्रवाई होंगे और तमाम तरह के कार्रवाई होंगे। बिहार के यूट्यूबर, बहुत बड़े पत्रकार सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को आज सरेंडर करवा दिया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया है, स्थितियां इस तरह बनाई गई है कि मनीष कश्यप को सरेंडर करना पड़ा है। और उसके बाद हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण मुरारी कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आमतौर पर ये एक प्रखर बीजेपी प्रवक्ता भी हैं और साथ में बहुत अच्छे लॉयर हैं जिला सत्र न्यायालय में। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मनीष कश्यप के ऊपर अब क्या सब हो सकता है। फिलहाल वो चले गए हैं समर्पण करने के बाद जेल में। तमाम तरह की धाराएं लगी हैं, 153 है, 153A है, और क्या क्या धाराएं हैं, बहुत सारी धाराएं। कैसे देखते हैं मनीष कश्यप के जिंदगी को अब आप? देखिए, मनीष कश्यप के जिंदगी को अब ये देखना है कि उन पे जो प्राथमिकी दर्ज की गई है वो किन धाराओं में है, और उन धाराओं में क्या क्या पेनल्टी है, उसके आधार पर उनका निर्धारण होगा कि जब वो न्यायालय के समक्ष आए हैं, न्यायालय में सरेंडर किए हैं, तो न्यायालय के समक्ष उनका बिल पिटीशन फाइल होगा, उनके अधिवक्ता उसको प्लेस करेंगे, फिर स्टेट के वकील साहब अपना पक्ष रखेंगे और फिर जो जज साहब को न्यायोचित लगेगा फैसला देंगे। भारत में न्याय प्रणाली एक ऐसी लंबी अवस्था है जिसमें कई फिल्मों में दिखाया गया है कि तारीख पर तारीख लेते लेते इंसान खुद एक तारीख बन जाता है। क्या लगता है मनीष कश्यप 10-15 साल से पहले बाहर आएंगे? देखिए, ये कहना अतिशयोक्ति होगी और जल्दीबाजी होगी कि न्यायालय में सिर्फ तारीख और तारीख पड़ती है। ये फिल्मों का डायलॉग हो सकता है, लेकिन मैं विगत 15 साल से न्यायालय में सेवा दे रहा हूँ और मुझे ये लगता है कि जिस भी केस के पक्षकार अगर एक्टिव हैं और वो तारीख पर अपना पैरवी करते हैं तो उनका केस लंबा नहीं जाता। लेकिन अक्सर जैसे मनीष कश्यप को जिस तरह से समर्पण करवाया गया है, जिस तरह से तमाम न्यूज़ें सुबह से हवा में तैरनी चालू हुई कि मनीष कश्यप के घर पर कुर्की जब्ती के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल के साथ प्रशासन पहुंची है, उसके तुरंत बाद वो बेतिया के जगदीशपुर ओपी में सरेंडर करते हैं। क्या लगता है यहाँ पर बदले की भावना से कार्रवाई तो नहीं हो रही? देखिए, ये कानून का अपना प्रोसीज्योर है। अब इसको आप अभी ये जोड़ रहे हैं कि नए FIR से आप पुराने FIR को कंपेयर करेंगे तो नहीं चलेगा। जैसा कि मुझे भी जानकारी मिल रही है कि मनीष कश्यप पे पहले से भी बहुत सारा मुकदमा पहले से पेंडिंग था, तो उस जिसमें उपस्थिति उनकी वांछित थी, अगर वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं और उन पे जो अभी जो आरोप लगा वो आरोप लगा देश की एकता को अक्षुण्ण करने का और दो राज्यों को आपस में लड़ाने का, तो ये जो उन पर आरोप लगा है यह आरोप अपने आप में विभत्स है और ये नॉन बेलेबल की श्रेणी में आता है, गैर जमानतीय है। इनको न्यायालय में समर्पण करने के पश्चात ही जमानत आवेदन फाइल करने के बाद ही जमानत पर सुनवाई। तो और लोगों पे तो FIR नहीं हुआ, सिर्फ मनीष कश्यप ही बलि का बकरा क्यों बनेगा?
देखिए, कार्रवाई होनी है तो कार्रवाई तो सब पे होनी है। ये सने सने ये अपना कार्रवाई और प्रोसीज्योर गवर्नमेंट की कार्रवाई अपने हिसाब से चलती है। कई लोगों का ये कहना है कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में जाकर सीधा बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपने टारगेट पे लिया था, जिसके कारण बदले में ये कार्रवाई की गई है। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि किसी भी डिप्टी सीएम के बारे में अगर ऐसा कोई अनर्गल बात मनीष कश्यप ने तो नहीं कहा, लेकिन अगर डिप्टी सीएम को कहने से अगर उन पे ये प्रतिशोधात्मक कार्रवाई अगर ऐसा समझा जा रहा है तो मेरे समझ से ये उचित नहीं है। आपको क्या लगता है, ये जो तमाम धाराएं हैं, आपने एक नज़र देखा है, पूरा रिवीजन नहीं मारा है, लेकिन इन तमाम धाराओं में मनीष कश्यप के साथ क्या क्या हो सकता है, और अगर जल्दी से जल्दी उनके वकील अपने पक्ष को सही साबित कर लें तो कितनी जल्दी बाहर आ सकते हैं? देखिए, ये गैर जमानती सेक्शन में वो जेल गए हैं या सरेंडर किया है। अब उनको लोअर कोर्ट में देखना है, सीजीएम साहब के यहाँ बेल फाइल करना है। सीजीएम साहब का जुरिडिक्शन होगा, सीजीएम साहब बेल देंगे। सीजीएम साहब का जुरिडिक्शन नहीं होगा, क्षेत्राधिकार नहीं होगा, तो वो बेल पिटीशन वहाँ रिजेक्ट करेंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जज साहब उनके बेल पिटीशन को इंटरटेन करेंगे और हमें लगता है कि अगर वो जमानत डिजर्व करते हैं तो उनको जमानत मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मिलेगी। अच्छा, कोई भी पत्रकार, आजकल एक स्लोगन चला है कि 500 का माइक लेकर के पत्रकार बन जाते हैं, तो हमें जहां तक ज्ञात है कि अगर कोई भी पत्रकार 500 का नहीं 100 का ही माइक लेकर और किसी पब्लिक के भलाई के लिए कोई आवाज़ उठाना चाहता है, तो हमारे भारतीय संविधान में चौथा स्तंभ माना गया है मीडिया कर्मी को, तो उसे इस तरह दबाने की कोशिश राज्य सरकार कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए तो नहीं कर रही है? नहीं, देखिए, यहाँ एक सबसे प्रबल सवाल ये आया कि हु इज़ द पत्रकार, पत्रकार है कौन, जिसने पत्रकारिता की हो या जिसको पत्रकारिता का ज्ञान है, वो पत्रकारिता करता है। वो अगर आम पब्लिक के समस्या को यदि लोगों के पास अगर लेके आता है तो ये माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति अगर माइक ले ले। ये बात बिल्कुल कथन सही है कि सीधे कोई माइक लेकर के अगर कोई यूट्यूब पे कहे कि मैं पत्रकार हूँ, तो ये पत्रकारिता की श्रेणी में वो नहीं आएंगे। और हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग कर्तव्य है। अगर हम उनके सामने में अगर कोई अपराध अगर हो रहा है या कोई किसी अगर उनको लग रहा है कि नहीं यहाँ कानून की हानि हो रही है, तो तत्क्षण हर प्रदेश में हर जिले में सक्षम प्राधिकार है, सक्षम पदाधिकारी है, उनके समक्ष जाकर के वो अपना शिकायत करेंगे और उस पर कार्रवाई होगी। आपको नहीं लगता कि आपका ये दलील तर्क संगत नहीं होगा? क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां पर अगर कोई एक्सीडेंट कर जाता है, गिर जाता है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाता है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलता है पहले एफआईआर करो, पुलिस का रिपोर्ट लाओ, फिर हम इलाज कराएंगे, तब तक तो आदमी मर जाएगा। शायद अब कानून बदला है, शायद आपको नया जो संशोधन हुआ है उसको जानने की जरूरत है। वैसे एक्सीडेंटल के लिए भी है कि यदि कोई मदद करता है उनको कोई पुलिस या जांच में नहीं उनको रुकना ये हुआ है 2011 में, उससे पहले नहीं था। अभी सवाल आपका आया और सवाल का ये जवाब है कि अभी एट प्रेजेंट ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि यदि कोई राह चलते अगर कोई एक्सीडेंट किसी का हुआ है तो पहले लोग भय से और अब वाहन उसकी मदद नहीं करते थे। लेकिन अब जो हमारे यहाँ जो प्रशासनिक स्तर पर जो यातायात नियमों के साथ साथ जो लोगों में जन जागरूकता फैलाया गया, उस जागरूकता के पश्चात ये देखा गया है आए दिन कि रास्ते में एक्सीडेंट होता है तो प्रशासनिक पदाधिकारी से पहले आम लोग मदद को तत्पर होते हैं और जो जख्मी है उसको उठा करके तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। और अभी उनका कोई शिकायत ऐसा नहीं है कि साहब हमने उस जख्मी की मदद किया है और मुझे पुलिस ने फंसा दिया, ऐसा अभी तक किसी ने कंप्लेन मेरे नज़र में नहीं आया है। भारतीय संविधान में आप लोग वरिष्ठ वकील हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, एक ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी मुजरिम को सजा देने से पहले उसके पीछे किए गए आचरण को भी एक नज़र देखा जाता है। तो मनीष कश्यप जैसा पत्रकार जिन्होंने बहुत लोगों की मदद की थी, उनके ऊपर एक इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा कार्रवाई करना कहाँ तक उचित समझते हैं? देखिए, जिस चीज़ को आप कहते हैं कि ये बहुत छोटी बात है, 153A ये राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ बात है। 153 ये तो सिर्फ एफआईआर है, साबित नहीं हुआ है। हाँ, तो 150 जो उन पर अभियोग लगा है तो अब इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर वो नहीं किए हैं तो इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसको पाक साफ करेगी। और अगर मनीष कश्यप यहाँ से बेदाग निकलते हैं, न्यायालय के कार्रवाई में वो बेदाग बच जाते हैं, तो जो लोग उन पर कार्रवाई किए हैं उन पर वो कार्रवाई कर सकते हैं मानहानि का? हाँ, निश्चित तौर पे अगर उन पे अगर ये साबित हो जाता है कि जो भी प्राथमिकियां हैं वो फॉल्स है,
तो वो कंटेम्प्ट में जा सकते हैं, निश्चित तौर पे जा सकते हैं। ये हर आदमी जा सकता है इसके खिलाफ। अच्छा, देश के उन नागरिकों को जो युवा है और पत्रकारिता के क्षेत्र में आकर के कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए सबसे पहले कहूँगा कि शिक्षा जो है वो इंसान का सबसे बड़ा धन होता है, और जो कोई भी पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो हमारा एक सुझाव होगा कि कम से कम वो पहले अपने आप को अच्छी तरह शिक्षित करें और पत्रकारिता का जर्नलिज्म का जो कोर्स होता है उसको निश्चित करें, क्योंकि जो भी कुछ स्पेशलाइज्ड है उसके कोर्स में कुछ न कुछ स्पेशल ज्ञान दिया जाता है ताकि आप उस क्षेत्र में और बेहतर कर तो सकें। ये बात आप तब कर रहे हैं जब बिहार में शिक्षक जो भर्ती होते हैं उसको खुद ABCD नहीं आते रहता है। डिग्री हासिल कर लेने से कोई काबिल नहीं हो जाता, ये बात तो आप मानते हैं? निश्चित तौर पे मैं ये नहीं कहता कि जिसके पास डिग्रियां हैं वो वैध है, और आपने जो कहा कि बिहार में जो शिक्षक हैं उनकी डिग्रियां वैध नहीं हैं, नहीं, तो डिग्रियां वैध है, उसको आता कुछ नहीं है। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है जो फर्जी डिग्री पे बहाल हुए हैं या सिर्फ डिग्री है उनके पास और योग्यता नहीं है। वैसे लोगों को लिस्टिंग किया जा रहा है, जहां से भी सूचना मिलती है तत्क्षण उस पर कार्रवाई होती है और ये कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष कश्यप के गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी खुलकर अब मनीष कश्यप की समर्थन करेगी और उन्हें बाहर निकालने के लिए बीजेपी के आला कमान के तरफ से निर्देश जारी हो गया है। कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक हम लोगों को आप तो बीजेपी के विधि प्रवक्ता भी हैं, सवाल एकदम जायज है। आप अभी ऐसा हम लोगों को आला कमान के तरफ से कहीं कोई पार्टी आला कमान का कहीं कोई मैसेज हम लोगों को नहीं है कि मनीष कश्यप को सपोर्ट करना है। और मैं जहां तक अपनी पार्टी को जानता हूं, मेरी पार्टी का जो भी फैसला होता है वो काफ़ी सोच समझ के होता है, और जो भी फैसला होता है बीजेपी का हर फैसला उचित होता है और वो लोगों के फायदे के लिए होता है। बहुत अच्छा, ये थे वरिष्ठ जिला सत्र न्यायालय के अधिवक्ता श्रीवास्तव जी। इनके बातों से जानकर ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप को फिलहाल कोई बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है? एक आमतौर पर जो आज से 15-20 दिन पहले बहुत ही बड़ा हीरो के तरह का पत्रकार था, आज सलाखों के पीछे है, और वो भी खाली इस बात के लिए कि तमिलनाडु में जो मजदूरों के साथ बर्बरता हुई थी वो दुनिया को दिखाया गया। देखिए, अभी तक तो जो भी काम किए हैं अच्छे काम किए हैं, हमारी जहाँ तक जानकारी में है, और बराबर उनका न्यूज़ जो हम लोग देखते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए विशेष हम। अच्छा, इस तरह की घटनाएं अगर किसी सच बोलने वाले के साथ होगी तो क्या बाकी लोग हिम्मत जुटा पाएगा फिर से सच बोलने के लिए? नहीं, देखिए, सच और झूठ की बात जहाँ तक है वो तो बाद में पता लगता है। अभी जो हम लोग जहाँ तक जानकारी में है, तो जो अभी हो रही है वो अभी हुई है अभी मनीष कश्यप के साथ, तो थोड़ा सा हमको नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा न्याय का काम हुआ है। विशेष हम क्या आपको पता नहीं लगता? आपको भी डर लगता है कि कहीं ज्यादा बोलेंगे तो हमरो ऊपर? नहीं, ज़्यादा बोलने की बात नहीं है। हम आम जनता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम किसी के खिलाफ या किसी के विरुद्ध हम काहे किसी के विरुद्ध बोलेंगे? चलिए, मतलब जो हुआ है वो ठीक नहीं है। ये थे सीतामढ़ी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीवास्तव जी, और यहाँ के कुछ लोग जो बता रहे थे कि मनीष कश्यप के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। हालांकि जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय मानी जा रही है कि फिलहाल जल्दी से उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। बने रहिएगा खबर 247 और धमाल इंडिया के साथ। मिलेंगे फिर अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।